Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about short questions of chromosomes and DNA. ये हमारा चैप्टर नंबर 22 है, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्चुअली, वाई डीएनए आ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। डीएनए को हम नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? तो डीएनए इज़ अ नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट की प्रेजेंस की वजह से ये एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल कहलाता है। एक्चुअली डीएनए का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था कि इसकी ये जो चीज़ थी, यहाँ पर फॉस्फेट और शुगर्स मौजूद होते थे, और यहाँ पर एक्चुअली इसके नाइट्रोजन बेसिस जो हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन वगैरह मौजूद थे। तो ये जो यहाँ पर जो इसकी बैकबोन है, यहाँ पर एक्चुअली फॉस्फेट मौजूद होता है। तो ये जो फॉस्फेट होता है ये एक्चुअली ना नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसके नेगेटिव चार्ज की वजह से जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वाई इज रेप्लिकेशन कॉल्ड अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस? रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस बिकॉज each new DNA molecule consists of one old parental strand and one newly synthesized strand. देखो, जब एक डीएनए का मॉलिक्यूल, सपोज ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, तो जब ये रेप्लिकेट होता है तो सबसे पहले तो ये मॉलिक्यूल खुल जाता है दो हिस्सों में। अब सपोज ये एक और ये दो। अब इसमें जो एक और न्यू स्ट्रैंड जब बनेगा तो वो जो न्यू स्ट्रैंड है इसका, वो एक्चुअली एक इसके साथ बनेगा और एक इसके साथ बनेगा। तो इनमें से एक स्ट्रैंड तो ओल्ड ही मौजूद है और एक न्यू स्ट्रैंड है। इसीलिए डीएनए की जो रेप्लिकेशन है इसे हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, आर द जीन्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिफरेंट इन स्ट्रक्चर? यानी क्या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के जीन स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं? तो इसका जवाब तो सिंपली है यस, दोनों के जीन डिफरेंट ही होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इफ़ सो व्हाट आर द मेन डिफरेंस? तो इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है अगर ये एक दूसरे से डिफर होते हैं? तो एक्चुअली इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है? प्रोकैरियोटिक जीन्स आर ऑफन ऑर्गेनाइज्ड इन ऑपेरॉन्स एंड लैक इंट्रॉन्स। इस ऑपेरॉन्स को हम एक्सॉन का नाम भी देते हैं, यानी जो प्रोकैरियोटिक के जीन हैं उनके अंदर एक्सॉन मौजूद नहीं होता है। यूकैरियोटिक जीन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। यूकैरियोटिक जीन टिपिकली कंटेन इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। इनके अंदर दो हिस्से होते हैं यूकैरियोटिक की जीन्स के अंदर, एक हिस्सा इंट्रॉन कहलाता है और दूसरा एक्सॉन कहलाता है। एंड आर मोर कॉम्प्लेक्स विद रेगुलेटरी एलिमेंट्स, यानी यूकैरियोटिक मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं जबकि प्रोकैरियोटिक सिंपल जीन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, व्हाट आर द लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए? तो डीएनए के लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड क्या होते हैं? द लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली इन द 5 to 3 डायरेक्शन, while the lagging strand is synthesized discontinuously in short segments, and these segments are called ओकाज़की फ्रेगमेंट। ये जो फ्रेगमेंट है इनका नाम ओकाज़की है, और ये ओकाज़की एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये सेगमेंट्स एक्चुअली दरियाफ्त किए थे, इसलिए इनका नाम ओकाज़की फ्रेगमेंट्स है। अब देखते हैं कि एक्चुअली लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड क्या है। देखो, जब डीएनए की रेप्लिकेशन होनी होती है तो डीएनए, हमने पहले भी ये डिस्कस किया कि इस तरह से खुल जाता है। अब जब खुल जाता है तो देखो, एक स्ट्रैंड जो है वो 5 to 3 डायरेक्शन का स्ट्रैंड है और एक 3 to 5 डायरेक्शन का। अब ये जो स्ट्रैंड है जो कि 5 to 3 डायरेक्शन में, वो तो एक्चुअली कंटिन्यूसली इस तरह से रेप्लिकेट होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से ये जो है एक्चुअली ये जो पोर्शन है ये खुलता जाएगा और रेप्लिकेशन होती जाएगी। लेकिन अब जो इसका दूसरा पोर्शन है, यानी जो दूसरी साइड है 3 to 5 साइड, यहाँ पर ये नहीं मालूम कि कितना खुलेगा। पहले इतना इतना रेप्लिकेट हो जाता है, उसके बाद फॉर एग्जांपल वो ऊपर से और खुल जाएगा, तो फिर ऊपर से और रेप्लिकेट हो जाएगा, फिर ये थोड़ा सा और खुल जाएगा तो ये और रेप्लिकेट हो जाएगा। तो इस तरह से सेगमेंट की शक्ल में ये रेप्लिकेशन चल रही होती है, और ये जो फ्रेगमेंट है ये ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड देयर फंक्शंस।
तो सबसे पहला एंजाइम जो डीएनए की रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है वो है हेलिकेज नामी एंजाइम। ये एंजाइम्स एक्चुअली अनवाइंड द डीएनए हेलिक्स, यानी सपोज ये डीएनए का हेलिक्स है तो इसको खोलने का काम करता है, और इसके खोलने की वजह से ये इस तरह से डीएनए खुल जाता है। तो ये काम कौन कर रहा होता है? ये काम एक्चुअली हेलिकेज नामी एंजाइम कर रहा होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज ऐड न्यूक्लियोटाइड टू द ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड। तो जो ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड होता है, लाइक ये स्ट्रैंड खुला हुआ है, तो इसके ऊपर जो सिंथेसिस हो रही है या रेप्लिकेशन हो रही है, तो यहाँ लाकर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने का जो काम है वो एक्चुअली कौन कर रहा है? वो काम यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज कर रहा होता है। तो नंबर 3 पर जो है वो एंजाइम है एक्चुअली प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम क्या कर रहा होता है? सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर। एक्चुअली जब भी आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होती है, यानी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, रेप्लिकेशन के प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर इस पोजीशन पर एक आरएनए का जो है वो मॉलिक्यूल आकर अटैच होगा, और ये कहलाता है आरएनए प्राइमेज। और ये क्या करता है? ये डीएनए की रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने का इशारा देता है। नेक्स्ट एंजाइम है हमारे पास लाइगेज। नंबर 4 पर है लाइगेज। लाइगेज ज्वाइंस ओकाजाकी फ्रेगमेंट ऑन द लेगिंग स्ट्रैंड। अभी हमने थोड़ी देर पहले लेगिंग स्ट्रैंड की बात की है, तो लेगिंग स्ट्रैंड को जोड़ने वाला जो एंजाइम है ये लाइगेज है। इसे हम गम एंजाइम भी कह सकते हैं। नंबर 5 पर हमारे पास जो एंजाइम है वो है टोपो आइसोमेरेज। रिलीव टेंशन अहेड ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क। ये क्या करता है? क्या फॉर एग्जांपल ये जो डीएनए के स्ट्रैंड खुले हैं, ये इनमें अगर बहुत ज़्यादा खिंचाव होगा तो बल आ सकते हैं। तो ये क्या करता है कि इनकी जो टेंशन है उसे रिलीव कर रहा होता है, ताकि डीएनए की रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो सहूलत के साथ हो सके। अच्छा जी, नेक्स्ट है यहाँ पर एक अदद सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इसे हम SSBSP कहते हैं। और ये क्या करती है? ये स्टेबलाइज करती है अनवाइंड डीएनए को। जो डीएनए की अनवाइंडिंग है उसको स्टेबलाइज कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, आर इंट्रॉन ट्रांसक्राइब्ड एंड डू दे इन्वॉल्व ट्रांसलेशन। क्या इंट्रॉन की ट्रांसक्राइब होते हैं और क्या ये ट्रांसलेशन में हिस्सा लेते हैं? ट्रांसलेशन का मतलब जो mRNA तैयार होकर आता है और फिर उसे ट्रांसलेट करके नई प्रोटीन बनती है, क्या उसमें इंट्रॉन हिस्सा लेते हैं? इंट्रॉन्स आर ट्रांसक्राइब्ड इनटू प्री mRNA बट आर स्प्लाइस्ड आउट एंड नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। तो क्या होता है यहाँ पर? क्या बताया गया एक्चुअली कि न्यूक्लियस से जो तैयार होकर mRNA आता है उसका एक जो मॉलिक्यूल पहले आता है उसे हम प्री mRNA का नाम देते हैं, प्री mRNA। तो ये जो प्री mRNA है इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो है वो इंट्रॉन और एक पार्ट एक्सॉन कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये जो ग्रीन कलर के हैं ये इंट्रॉन है, और जो यहाँ पर नेक्स्ट कलर है वो एक्चुअली एक्सॉन्स हैं। तो प्री mRNA से ये जो इंट्रॉन्स हैं ये काट दिए जाते हैं। जब ये काट दिए जाएंगे तो उसके बाद जो रह जाने वाला हिस्सा है वो क्या है? ये और ये। यानी अब जो mRNA तैयार हुआ है, यानी मैच्योर mRNA जो कि ट्रांसलेशन के अमल में हिस्सा लेगा, उसमें सिर्फ एक्सॉन्स मौजूद है, इंट्रॉन काट दिए गए हैं। तो यही इसका जवाब है कि इंट्रॉन जो है वो प्री mRNA पर मौजूद होते हैं लेकिन बाद में काट दिए जाते हैं और ट्रांसलेशन में हिस्सा नहीं लेते हैं।